नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुरेश जी के ट्रिक पर। तो हम पिछले वीडियो में देखा था जो इतिहास का एक रूपरेखा इतिहास की वो रूपरेखा तैयार की थी। आज हम जो भारत का प्राचीन इतिहास है वो प्रारंभ करेंगे और प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी जो नई सभ्यता है उसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं और सभ्यता क्या चीज़ होती है। जैसे आज हम वर्तमान में ये जो हम हमारे आसपास का परिवेश देख रहे हैं वो आने वाला जो समय होगा उसके लिए, या कहें कि जो भविष्य में जो लोग आएंगे या उनके लिए एक सभ्यता होगी। प्राचीन समय की बात करें, जो हमें अब जो वर्तमान में अवशेष मिल रहे हैं कि यहाँ पर पहले कोई मानव रहता था या पहले कोई लोग यहाँ पर निवास करते थे, तो उसको हम सभ्यता कहेंगे। सिंपल सी भाषा में देखें तो जो प्राचीन हमें अवशेष मिलते हैं कि यहाँ पर मानव के रहने के अवशेष मिलते हैं, उन्हें हम सभ्यता मान लेते हैं। अब बात रही कि जो ये सभ्यता है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? इससे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि जो ये सभ्यता है, जो ये पुरातत्व है ना, जो सिंधु नदी व जो उसके आसपास की जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों के आसपास जो ये पुरातत्व स्थल मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया। ठीक है, यह तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कि इसे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास पुरातत्व स्थल मिलने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया। तो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास के पुरा स्थलों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। यह तो ही इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके नाम की। तो अब बात करते हैं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसका एक अन्य नाम भी है। इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो क्या हुआ था कि जो सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज के लिए खुदाई प्रारंभ हुई थी, तो जो उस खोज में 1921 में क्या हुआ था, जो हड़प्पा पुरा स्थल है उसकी खोज हुई थी। इसीलिए सर्वप्रथम हड़प्पा पुरा स्थल की खोज होने के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा पुरा स्थल की खोज होने के कारण इससे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यह बात हुई हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम की, कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। इस सभ्यताओं को संस्कृति भी कह सकते हैं हमें, जैसे कहीं पर लिखा मिल जाए कि सिंधु घाटी संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो हम जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक
व्यक्ति का नाम मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? चार्ल्स मेमन। तो देखते हैं कि चार्ल्स मेमन कौन था। तो बात करते हैं चार्ल्स मेमन। भारत में कब तक रहा था चार्ल्स मेमन? ये 1828 से 1836 तक भारत में रहा था। 1828 से 1836। तो ये जो चार्ल्स मेमन है ना, क्यों पढ़ेंगे हम इसको कि चार्ल्स मेमन यह पहला व्यक्ति था जिसने अपने लेख में सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख। तो इस चार्ल्स मेमन ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख है वो अपने लेख में किया। तो ये बात में ध्यान में होनी चाहिए कि इसने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख अपने लेख में किया था। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें किसने बताया था या किसने उल्लेख किया था? तो ध्यान में होना चाहिए कि चार्ल्स मेमन ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी दी थी। यह तो हुई बात चार्ल्स मेमन की, ठीक है। अब बात करते हैं 1856 की। तो 1856 में क्या हो रहा था? जो कराची और लाहौर के मध्य जो रेल लाइन है वो बिछाई जा रही थी। तो उस रेल लाइन को बिछाने के लिए क्या हुआ? ईंटों की आवश्यकता पड़ी। जो पंजाब है वो अब आधा पाकिस्तान में है और आधा भारत में है, तो हमें ध्यान में होना चाहिए जो लाहौर और कराची के मध्य रेल लाइन बिछाने का काम जारी था। तो उस समय ईंटों की आवश्यकता पड़ी, तो उन ईंटों को वहाँ से खुदाई करके मंगवा लिया, ठीक है। उन ईंटों को काम में भी ले लिया, लेकिन जो उन ईंटों को काम में लिया था तो बाद में उन लोगों के समझ में आया कि बनी बनाई ईंटें कहाँ से प्राप्त हो रही है। उन ईंटों को तो काम में ले लिया था, लेकिन उनको मतलब अंग्रेजों को मन में ये क्वेश्चन रह गया कि ये हमें बनी बनाई ईंटें कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये कोई प्राकृतिक तो है नहीं जो हमें खुदाई के दौरान मिल रही है। तो फिर उन्होंने इस बात को सोचा और खुदाई करना प्रारंभ किया। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि 1856 में लाहौर कराची रेल मार्ग बनाते समय खुदाई के दौरान ईंटें प्राप्त हुई थी। तो सर्वप्रथम खुदाई में ये ईंटें प्राप्त हो गई, लेकिन ईंटें प्राप्त हुई तब तक लोगों को ये पता नहीं था कि ये कोई यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है या कोई सभ्यता यहाँ पर रह चुकी है पहले। तो ये हमें ध्यान में रखना। सिर्फ ये ईंटें प्राप्त होने से अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। ये हो गया। अब बात करते हैं हम जो हमारा भारत के संदर्भ में बात करते हैं। तो 1861 में क्या हुआ था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। यह तो हो गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, ठीक है। तो अब इसकी जो इस विभाग के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष कनिंघम को बनाया गया। किसको? कनिंघम। तो याद रखना कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष
कनिंघम थे और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस सिंधु घाटी सभ्यता की पुष्टि की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की पुष्टि की थी। किसने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की पुष्टि? तो कनिंघम ने की थी। यह तो हो गया जनरल सा इंट्रोडक्शन सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखते हैं कि सभ्यता की खोज कैसी हुई थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। सभ्यता की खोज। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है वो कब हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में एक गांव है मोंटेगोमरी, कौन सा गांव? मोंटेगोमरी में रावी नदी के तट पर इस जो सिंधु घाटी सभ्यता इसकी खोज की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले शहर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। तो ध्यान में रखना कि सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के मोंटेगोमरी नामक गांव में रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर की सर्वप्रथम खोज की थी। तो ये बात हमें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए और हम नोट कर लेते हैं। और वर्तमान में जो हड़प्पा शहर है वो पाकिस्तान के जो साहिवाल है उसमें, पाकिस्तान का एक साहिवाल है जिला, तो उसमें आता है। लेकिन भारत की बात करें तो पहले आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो वो पंजाब के मोंटेगोमरी जिले में इस सभ्यता की खोज की गई थी। तो ये हम नोट कर लेते हैं कि सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के, कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर की खोज की। ये हमें ध्यान में होना चाहिए और नोट लगा कर लिख लीजिए। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है। यह बात हुई हमारी सभ्यता की खोज के बारे में, ठीक है। और अब ये तो हो गई हड़प्पा शहर की खोज। अब आप लोगों को एक बात में ध्यान में होने चाहिए कि जो हम देखेंगे इतिहास में ज़्यादातर सभ्यताएं हैं वो हमें नदियों के किनारे मिलेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सभ्यताओं के नदियों के पास या नज़दीक होने का मुख्यतः कारण यह है कि नदियों के पास वो भूमि उपजाऊ होती है, वो खेती कर लेते हैं, उनको मतलब पीने का जल मिल जाता है, हर प्रकार की खेती सुविधा, हर प्रकार की सुविधा वो नदियों के किनारे आसानी से मिल जाती है। बात करते हैं वर्तमान की, तो आप देख लीजिए जितना भी कोई समृद्ध नगर है वो आपको नदी के किनारे मिलेगा। इसीलिए प्राचीन सभ्यताएं भी नदी के किनारे होती हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ साधन या सोर्स है जो नदियों के किनारे ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो प्राचीन सभ्यताएं वो भी नदियों के किनारे ही मिलती है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे 1921 के बाद क्या हुआ था। जो हमारा एक शहर है मोहनजोदड़ो, तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो इस मोहनजोदड़ो के खोज का श्रेय किससे जाता है? तो राखलदास बनर्जी या आर डी बनर्जी को इस
मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि खोजकर्ता राखलदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी, ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। इस मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी थे। ठीक है। और वर्तमान में जो ये मोहनजोदड़ो है वो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और सिंध प्रांत है वो पाकिस्तान में, हमें ध्यान में होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो लिख लेते हैं हम ये कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाक के सिंध प्रांत में एक जिला है, कौन सा, लरकाना, और उस लरकाना जिले के जो सिंधु नदी है उसके तट पर ये मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ध्यान में रखना, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। तो ये हमें ध्यान में रखना कि जो ये मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना शहर में सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है। तो ये बात हुई खोजकर्ता की ओर वर्तमान में कहाँ है। अब मोहनजोदड़ो के कई उपनाम भी है, तो ये भी हम देख लेते हैं। उपनाम, किसके उपनाम, मोहनजोदड़ो के, ये हमें ध्यान में होना चाहिए, मोहनजोदड़ो के उपनाम। इस मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला भी कहते हैं, सिंधु वाला बाग भी कहते हैं, और नखलिस्तान भी कहते हैं। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, दूसरा इसका उपनाम है वो है सिंधु वाला बाग, सिंधु वाला बाग, और तीसरा इसका नाम है, उपनाम है वो नखलिस्तान। कौन सा, नखलिस्तान। ये हमें मोहनजोदड़ो के उपनाम भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो कालक्रम है, उस कालक्रम के बारे में हम बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इन सभ्यताओं के जो कालक्रम है या इनका समय है उनका पता कैसे लगाते हैं। पहले यह पता लगाना थोड़ा असंभव था। ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या, जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उसके द्वारा इस सभ्यताओं के या किसी भी सभ्यताओं को जरूरी नहीं है, कार्बन डेटिंग पद्धति से हम किसी भी वस्तु या स्थान का कालक्रम निकाल सकते हैं। अर्थात जो भी कार्बन का कोई भी पदार्थ है तो उसकी हम आयु ज्ञात कर सकते हैं इस कार्बन डेटिंग पद्धति से। ठीक है। ये हमें ध्यान में होनी चाहिए। इस कार्बन डेटिंग पद्धति में क्या होता है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है सी14। तो उस सी14 का उपयोग करके इस कार्बन डेटिंग पद्धति से किसी भी वस्तु का कालक्रम निकालते हैं हम। तो इस कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो कालक्रम माना जाता है तो वो कालक्रम माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि इस सभ्यता का कालक्रम डेटिंग पद्धति के अनुसार
कितना माना जाता है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। अब कईयों के यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा क्या होता है। तो जो ईसा है उनके जन्म के आधार पर इसे मानते हैं, ईसा का जन्म मानते हैं। जो ईसा का जन्म सन है उसको 0 के रूप में मानते हैं, और जो ईसा के जन्म से पहले हुआ था जितने भी सन आते हैं जैसे 2350, 1750 या 550, इनको तो हम ईसा पूर्व में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ईसा पूर्व में। अर्थात ईसा के जन्म से पूर्व जितने भी तारीख हैं वो ईसा पूर्व में आएंगी, और जो ईसा के जन्म के बाद है वो ईसा में आएगी। जिसे हम देखते हैं वर्तमान में 1750 ईसा, 1750 ईस्वी। तो ये ईसा के जन्म के बाद की तारीखें हैं, और ईसा के जन्म के पहले की जो तारीख है वो ईसा पूर्व में, और ईसा के जन्म के बाद है वो ईस्वी में आएगी। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है वो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है उसके बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमें समझने से पहले हमें मानचित्र बनाना होगा। तो ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन हमें समझने के लिए काफ़ी है कि यह भारत का नक्शा है। तो अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो जो ये स्थान है, इस स्थान मान लीजिए यहाँ पर कौन सा देश है? तिब्बत, या हम कह सकते हैं ये तिब्बत है, और जो सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल है वो कहां पर है? तिब्बत। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्यों सुना जाए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो ध्यान में रखना जो तिब्बत है उससे सिंधु नदी है वो निकलती है। तिब्बत से ये जो नदी है वो निकलकर पहले तो लद्दाख और कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक ही थे, लेकिन अब अलग है। तो अब जो ये सिंधु नदी है वो सिर्फ लद्दाख में प्रवेश करेगी। कहां पर प्रवेश करेगी? लद्दाख में। तो ये ध्यान में होना चाहिए। मान लीजिए ये लद्दाख है, यहां पर ध्यान में रखना है कि ये लद्दाख में प्रवेश कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रवेश करके ये इधर अरब सागर में गिर जाती है। कहां? अरब सागर, और इधर हो गई बंगाल की खाड़ी। तो ये जो अरब सागर में गिरती है तो इधर से क्या आती है? जो पाकिस्तान की नदियां हैं वो आती है इसमें, और इधर अफगानिस्तान वाली नदियां आती है। तो ये सारी नदियां है वो इस अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो ये हो गया पाक और ये अफगान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली सारी नदियां आकर इसमें गिर जाती है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वर्तमान में इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो कहां पर है? तो वो 3 देशों में। किन किन में? तो नोट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। मानचित्र से हमें समझ में आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। किस किस में है? भारत, पाकिस्तान और
अफगानिस्तान। ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ठीक है, अब जो ये है पूरा का पूरा, अब इन नदियों से जो ये स्थान बनेगा, कौन सा, जो ये सारी नदियां आकर एक स्थान पर मिलती है, तो इन पूरे स्थान को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम सिंधु मैदानी प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंधु मैदानी प्रदेश। हमें ध्यान में रखना है कि ये जो सारी नदियां आकर एक स्थान पर मिलती है तो इनसे एक प्रदेश बनता है मैदानी प्रदेश, उसे हम सिंधु मैदानी प्रदेश कहेंगे। तो जो ये सिंधु मैदानी प्रदेश है, इसके जो पूरा स्थल है, इन पूरा स्थलों को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि जो ये पूरा सिंधु मैदानी प्रदेश है, इस पर जो सभ्यता मिलेगी उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के 4 दिशाओं के जो बिंदु हैं उनके बारे में करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके कोई भी चीज़ है उसकी 4 दिशाएं तो होती है, तो हम जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो 4 दिशाओं में अलग अलग स्थान है उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा मैप हो गया। अच्छा नहीं है ज़्यादा, लेकिन समझ में आ जाएगा आप लोगों के। तो सबसे दिशाओं का तो पता ही है आप लोगों को, ये उत्तर दिश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है उसके बारे में। उत्तर में क्या है, जो ये उत्तरी बिंदु है और ये, तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है वो है मांडा, और मांडा कहाँ पर पड़ता है? कश्मीर में। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, मांडा, और मांडा आता है कश्मीर में। ये तो हो गया उत्तरी बिंदु। अब देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो दक्षिणी बिंदु, और दक्षिणी बिंदु है कहां पर? देमाबाद। किस स्थान पर? देमाबाद। और देमाबाद कहां पड़ता है? देमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उत्तरी बिंदु, तो हो गया मांडा, और मांडा पड़ता है कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु हो गया देमाबाद, और देमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। जो ये उत्तर से दक्षिण या मांडा और देमाबाद के बीच जो दूरी है उसकी बात करें तो इन दोनों के मध्य कितनी दूरी है? तो मांडा और देमाबाद के मध्य लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी है। कितनी किलोमीटर की दूरी है? 1400 किलोमीटर। यह हमें ध्यान में होना चाहिए कि इन दोनों के मध्य लगभग 1400 किलोमीटर दूरी है, मांडा व देमाबाद के मध्य। अब बात करते हैं हम पूर्वी बिंदु की बात। तो पूर्वी में ये, और सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु है वो है आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा है? आलमगीरपुर, और यह पड़ता है यूपी या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्वी बिंदु। अब देखते हैं जो हमारा दक्षिणी बिंदु है वो है सूतगांडोर। कहां? कौन सा? सूतकागंडोर। तो सूतकागंडोर है वो कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान है वो वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। तो हमारा पश्चिमी बिंदु हो गया सूतकागंडोर, और ये है बलूचिस्तान।
पाक में। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि पश्चिमी बिंदु तो है वो सूतका गंडोर है और पूर्वी बिंदु है वो आलमगीरपुर है। तो अब बात करते हैं इन दोनों के मध्य की दूरी। तो इन दोनों के मध्य लगभग कितने किलोमीटर की दूरी है? 1600 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो ये बात भी हमें ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, उत्तरी बिंदु हो गया मांडा कश्मीर और दक्षिणी बिंदु देमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर और पश्चिमी बिंदु सूतका गंडोर वो है पाकिस्तान में। क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी और सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी व पश्चिमी बिंदुओं की मध्य दूरी कितनी है? तो ध्यान में रखना 1600 किलोमीटर और उत्तरी और दक्षिण में यह 1400 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का वो विस्तार है, वो लगभग उसके विस्तार की बात करते हैं कि कितने, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है लगभग 12,99,500 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार है कितना? 12,99,500 वर्ग किलोमीटर। यह बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 12,99,500 वर्ग किलोमीटर है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। दक्षिणी और उत्तरी बिंदु देख लिया, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु भी हमने देख लिया। अब जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे क्या हुए, कांस्य के जो बर्तन है वो प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कांस्य के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए इसे कांस्य युगीन काल भी या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हमें ध्यान में होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कांस्य के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इस सभ्यता से कांस्य के बर्तन प्राप्त होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब जो आगे है वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो ये सिंधु घाटी सभ्यता को है उसको किस काल में रखा गया है, यानी किस जो कालक्रम है उसमें रखा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक प्राग काल में क्यों रखा गया है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता से हमें लिपि प्राप्त होती है, तो उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए हमने कल देखा था कि आद्य जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें सिर्फ इतिहास का अनुमान लगाया जा सकता है, इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को भी आद्य प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि यहां से प्राप्त लिपि पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल में क्यों रखते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो ये लिपि मिलती है उस लिपि को क्या कहते हैं। उस लिपि को हम जो सिंधु घाटी सभ्यता से ये लिपि मिली है इस लिपि को कहते हैं, क्या कहते हैं?
ब्रुस्टोफेदन लिपि। कौन सी लिपि? ब्रुस्टोफेदन लिपि। कौन सी लिपि कहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपि ब्रुस्टोफेदन लिपि। और ब्रुस्टोफेदन लिपि किसे कहते हैं? ऐसी, ये एक ऐसी लिपि है जिसमें एक लाइन तो इधर चलती है, एक लाइन इधर चलती है, अर्थात एक लाइन दाएं से बाएं चलती है और एक लाइन चलती है बाएं से दाएं। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी ब्रुस्टोफेदन लिपि। और कुछ जगहों से चित्राकार या चित्रशैली भी प्राप्त हुई है जिससे भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सके। तो ये सब हमें ध्यान में होने चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक, आज के लिए यही। अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तब तक के लिए ये ध्यान में रखना, सारी बातें अच्छे से पढ़ना। बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।